गुड मॉर्निंग। आज हमारी 5वीं क्लास है और आज हम नई चीज़ देखेंगे। हमारा पहला पोर्शन प्राप्ति एवं भुगतान खाता ख़त्म हो गया है और अब हम सेकंड देखेंगे आय व्यय खाता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आय व्यय खाता है ना, क्या होता है। तो आय व्यय खाते के बारे में जैसे हमें मालूम है कि भाई हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, प्राप्ति भुगतान खाते। और प्राप्ति भुगतान खाते में हमें सिर्फ रोकड़ का शेष पता चलता है गैर व्यापारिक संस्था में, या पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं वो प्राप्ति भुगतान खाते बनाते हैं। तो उस समय क्या पता चलता है कि हमारी रोकड़ शुरुआत में कितनी थी और अंत में कितनी है, उस महीने के या उस वर्ष के अंत में कितनी है। लेकिन हमें से ये नहीं पता चलता है कि हमारे संस्था में आय ज़्यादा रही या व्यय ज़्यादा रहे। तो संस्था की गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने आय का अधिक या व्यय का अधिक ज्ञात करने के लिए एक खाता तैयार करते हैं जिसको हम आय व्यय खाता कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके आय व्यय खाते से यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो क्या है आपका आय व्यय खाते से यहाँ से ऊपर देखेंगे पेशेवर व्यक्ति, जो हम आपको पहले बता चुके हैं कौन होते हैं ना, या गैर व्यापारिक संस्थाएं वर्ष के अंत में चालू वर्ष की आय एवं व्यय का लेखा करने के लिए आय व्यय खाता तैयार करती हैं। तो कौन है, पेशेवर व्यक्ति या गैर व्यापारिक संस्थाएं वर्ष के अंत में चालू वर्ष की आय और व्ययों का लेखा करने के लिए आय व्यय खाता तैयार करते हैं। इससे संस्था का आय का अधिक, मतलब यदि आय का अधिक के मतलब संस्था की आय ज्यादा है, या फिर व्यय का अधिक, मतलब यदि व्यय का अधिक के मतलब आय कम है व्यय ज्यादा है, तो व्यय का अधिक निकलता है। यह नाम मात्र का खाता होता है। तो ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन सा खाता होता है। तो ये कौन सा खाता होता है, नाम मात्र का खाता कहलाता है आय व्यय खाता। तो आय व्यय खाते में हम चालू वर्ष की आय और चालू वर्ष के व्ययों का लेखा करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आय व्यय खाते में हम समायोजन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग होगा, समायोजन। समायोजन जो है वो आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है ना। कौन कौन सी समायोजन है, तो बहुत सारी है ना। हमने आपको 11th में 15 समायोजन पढ़ाई हुई थी, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम पूरी समायोजनों का प्रयोग नहीं करेंगे, मेनली 5 समायोजनों का ज्यादातर यहाँ पर प्रयोग होता है। हम वो 5 ही देखेंगे यहाँ पर। जैसे आपका अदत्त है ना, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित, और ह्रास। इन समायोजनों का हमें यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो आपको ये समायोजन पता होना चाहिए क्या होते हैं, इनके प्रयोग क्या होते हैं, जो हमने आपको लिखवाए हुए थे। नहीं है तो आगे आगे हम आपको फिर से बताएंगे यहाँ पर कि समायोजन कौन सी हैं, इनके प्रयोग क्या होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो आय व्यय खाते का मतलब आपको समझ में आ गया है। आगे अब हम देखेंगे आय व्यय खाते की विशेषताएं, है ना। इस खाते की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर देखें, पहला प्रवृत्ति, है ना। प्रवृत्ति या फिर अपन इसको बोल सकते हैं प्रकृति, ठीक है। तो यह खाता कैसी प्रकृति का होता है, नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। मतलब इस खाते की प्रकृति कैसी होती है, नाम मात्र खाते की। दूसरा व्यय डेबिट, मतलब इस खाते की डेबिट पक्ष में हम चालू वर्ष के आयगत व्ययों को लिखते हैं। कौन से व्यय, आयगत, ठीक है, आयगत। तो व्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं आपके पूंजीगत, है ना। 2 प्रकार के कौन कौन से होंगे, एक होंगे आपके पूंजीगत, है ना, दूसरा होगा आयगत। पूंजीगत जो होते हैं वो एक बार किए जाते हैं, मतलब किसी संपत्ति से रिलेटेड हो सकते हैं,
है ना, या फिर अनावर्तक प्रकार के होते हैं, बार बार नहीं करना पड़ते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। लेकिन आयगत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आवर्तक प्रकृति के होते हैं, जो हमें बार बार करना होते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया वेतन, तो हमें हर महीने कर्मचारियों का वेतन देना है, ठीक है, तो ये आयगत कहलाते हैं। पूंजीगत जैसे भवन निर्माण पे दी गई मजदूरी, है ना, अपन ने मकान बनवाया उसके लिए मजदूरी दी, तो भवन बनवाने के लिए एक ही बार मजदूरी देना पड़ेगी, तो वो कहलाती है पूंजीगत। तो यहाँ पर हम कौन से व्यय लिखेंगे, आयगत व्यय, ठीक है। दूसरा, तीसरा, है ना, तो तीसरा क्या है आपका, आय क्रेडिट में। तो आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में चालू वर्ष की आय लिखी जाती है ना, तो यहाँ पर इसके क्रेडिट में चालू वर्ष की आयगत प्राप्तियां लिखी जाती हैं। कौन सी प्राप्तियां होती हैं, आयगत प्राप्तियां, जो हमें बार बार प्राप्त होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों को नहीं लिखा जाता है। कौन सी प्राप्तियां लिखी जाती हैं, आयगत प्राप्तियों को ही लिखा जाता है, ठीक। अगला, शेष व्ययों पर आय का आधिक्य, आधिक्य कहलाता है। मतलब यदि आपकी आय ज्यादा है, व्यय कम है, तो इसको हम बोलते हैं व्ययों पर आय का आधिक्य, जिसको आधिक्य कहा जाता है। एक प्रकार से लाभ होता है संस्था का, ठीक है। दूसरा, व्ययों पर आय पर व्ययों का आधिक्य, यदि व्यय ज्यादा है आय कम है तो इसको हम बोलते हैं कमी, ठीक है। यदि व्यय ज्यादा है आय कम है तो इसको क्या कहा जाता है, कमी। इसको हम लिखते हैं व्ययों का आय पर आधिक्य, ठीक है, या आय पर व्ययों का आधिक्य। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आय पर व्ययों का आधिक्य, ठीक। अगला पॉइंट, चिट्ठा बनाना। हम प्राप्ति भुगतान खाते से चिट्ठा नहीं बना सकते, हमने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया है, लेकिन आय व्यय खाते इसकी सहायता से हम चिट्ठा को बना सकते हैं। बैलेंस शीट यहाँ की संस्था की तैयार की जा सकती है। क्यों की जा सकती है, क्योंकि जो आय व्यय खाता है वो लाभ हानि खाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, कौन से, लाभ हानि खाते के समान होता है। किस खाते के समान होता है, लाभ हानि खाते के समान होता है। इस वजह से हमें यहाँ पर चिट्ठा भी बना सकते हैं आय व्यय खाते की सहायता से। अगला है तो बहुत सारे पॉइंट विशेषताओं में, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर हम आपको मेन पॉइंट बताएंगे, 5 बता दिए हैं। आप 1-2 अपनी बुक से देख सकते हैं, यदि बुक नहीं है तो बाद में आपको मिल जाएंगे। आगे अब हम क्या देखेंगे कि प्राप्ति भुगतान खाता जब हम तैयार करते हैं तो इसमें जो चंदा होता है, ये चंदा है, ठीक है, ये क्या है, चंदा। तो जो चंदा होता है वो कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का दिया हो सकता है। 3 प्रकार से मतलब ये है कि हमें पिछले वर्ष का चंदा दिया होगा, अभी आपने प्राप्ति भुगतान में पढ़ा है ना, कि पिछले वर्ष का चंदा मिला, चालू वर्ष का चंदा मिला, अग्रिम चंदा मिला। तो वो तीनों प्रकार के चंदे हैं प्राप्ति भुगतान खाते में, तो एक साथ लिख लिए जाते हैं प्राप्ति पक्ष में। लेकिन आय व्यय खाते में इन तीनों प्रकार के चंदों का अलग अलग प्रयोग होता है ना। जैसे पिछले वर्ष का चंदा है तो उसको हम पूंजी निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये देखेंगे आप कि जो पिछले वर्ष का चंदा होता है इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, पूंजी निकालने के लिए किया जाता है ना। जो संस्था में कोष है वो कितना है, और कौन सा, प्रारंभिक कोष, प्रारंभिक पूंजी, इसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पिछले वर्ष के चंदा का प्रयोग। आय व्यय खाते में चालू वर्ष का चंदा जो है, ठीक, उसको हम कहाँ, आय व्यय खाते में लिखते हैं। मतलब तीनों प्रकार का यदि चंदा दिया है तो हम चालू वर्ष का चंदा ही आय व्यय खाते में लिखेंगे, बाकी 2 को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 2 के अलग अलग प्रयोग होते हैं। पहला पूंजी निकालने के लिए, तो तीसरा चंदा जो है अग्रिम, उसका प्रयोग हम क्या करेंगे, है ना, अग्रिम चंदा जो है इसका प्रयोग हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाता है। मतलब अग्रिम एडवांस चंदा जो है उसको हम कहाँ लिखते हैं, चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाता है, दायित्व की ओर लिख दिया जाता है, ठीक। ये हो गया आपका चंदा। तो जब क्वेश्चन में दिया होगा तब हम इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सिंपल चंदा लिखा है, तो हम सीधा आय की ओर उसको लिख देंगे। अब
ये आपके हमने जो आपको समायोजन बताए थे आय व्यय खाते के लिए समायोजन। वैसे तो 15 समायोजन हमने आपको बताए, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 5 समायोजन देखेंगे जो आपकी आय व्यय खाते से संबंधित हैं। ठीक, जैसे आपकी पहली समायोजन क्या है, आदित्य, है ना। तो आदित्य व्यय, आदित्य व्यय क्या कहलाते हैं? आदित्य व्यय ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं प्राप्त कर ली गई हैं परंतु भुगतान नहीं किए गए हैं। जैसे हमने किसी कर्मचारी से काम करवा लिया है और उससे कहा कि भाई पैसे कल ले जाना, तो ये क्या कहलाना, आदित्य। अब इन व्ययों का प्रयोग क्या होते हैं? तो जितने भी समायोजन हैं, है ना, उन सभी के 2 प्रयोग होते हैं। तो इसका प्रयोग क्या होगा? पहला, संबंधित मद में जोड़े जाते हैं। ठीक, संबंधित मद में जोड़े जाते हैं मतलब वेतन से संबंधित तो वेतन में जोड़ देंगे, मजदूरी से संबंधित तो मजदूरी में जोड़ देंगे, छपाई प्रिंटिंग से संबंधित हो उसमें जोड़ देंगे, जिस व्यय से संबंधित हो उसमें जोड़ दिया जाएगा। दूसरा, दायित्व पक्ष में लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल हमें देना पड़ेगा, ये दायित्व है, तो इसको अपन कहाँ जोड़ देते हैं? दायित्व पक्ष में। जोड़ते इसलिए क्योंकि चालू वर्ष से संबंधित है, इसलिए जोड़ दिया जाता है। दूसरा है पूर्वदत्त व्यय। अब पूर्वदत्त व्यय आदित्य व्यय के अपोजिट होता है ना, उल्टा बिल्कुल। तो क्या कहलाता है पूर्वदत्त व्यय? ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त नहीं की हैं परंतु भुगतान कर दिए गए हैं, पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। इनका क्या प्रयोग होगा? तो संबंधित मद में से घटाए जाते हैं। ठीक है, संबंधित मद में से क्या करते हैं? घटा देते हैं और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखे जाते हैं। यदि काम नहीं हुआ तो हम पैसा वापस ले सकते हैं। तो कहाँ लिखते हैं? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। देखो, ये लिखते हैं चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और ये वाले लिखते हैं चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, बिल्कुल अपोजिट है ना। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, उपार्जित आय। उपार्जित आय, उपार्जित आय क्या कहलाती है? ऐसी आय जिनकी देय तिथि आ चुकी है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, ऐसी आय जिनकी देय तिथि आ चुकी परंतु प्राप्त नहीं हुई। जैसे 1 जुलाई को हमें किराया मिलना था लेकिन आज 7 तारीख हो गई, हमें किराया प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह कहलाना उपार्जित आय। मतलब देय तिथि आ चुकी, 1 जुलाई निकल गई है लेकिन अभी हमें मिली नहीं है, तो उपार्जित आय है। तो इसका प्रयोग क्या होगा? क्योंकि चालू वर्ष से संबंधित है इसलिए हम संबंधित मद में जोड़ देंगे, संबंधित मद में जोड़ी जाती है। और आज नहीं तो कल हमें मिल जाएगी, ये हमारी संपत्ति है इसलिए हम इसको चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। अनुपार्जित आय उपार्जित आय की अपोजिट होती है। ठीक, तो क्या होगी? ऐसी आय जो हमें जिनकी देय तिथि प्राप्त आई, ऐसी आय जिनकी देय तिथि नहीं आई है परंतु प्राप्त हो चुकी है, एडवांस में मिल गई है, अग्रिम। जैसे किसी ने 2 महीने का आपको किराया दे दिया एडवांस में, तो ये कहलाना अनुपार्जित आय। तो इसको हम क्या करेंगे? संबंधित मद में से घटाई जाती है, इसको घटा देंगे जिस चीज से संबंधित है। दूसरा प्रयोग क्या होगा? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखी जाएगी। ठीक है, अगला लास्ट, मूल्यह्रास। ठीक, मूल्यह्रास आपको पता है, मूल्यह्रास स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है और मूल्यह्रास एक गैर रोकड़ मद है। ठीक, इसको हम आय व्यय खाते की डेबिट पक्ष में लिखते हैं। मूल्यह्रास को कहाँ लिखा जाता है? आय व्यय खाते की डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। दूसरा प्रयोग क्या होगा? जिस संपत्ति से संबंधित है उसमें से घटा दिया जाएगा, मतलब संबंधित संपत्ति में से घटा दिया जाएगा। ये हो गए आपकी समायोजन जो आय व्यय खाते में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 समायोजन, वैसे 15 मैंने बताई हुई थी लेकिन यहाँ पर कितनी? 5 से आपका पूरा आय व्यय खाता लगभग खत्म हो जाएगा। हो सकता है एक आध समायोजन एक्स्ट्रा है, हाँ, बस कुछ विशेष समायोजन होंगी जो हम आपको बाद में बताएंगे। बाद में मतलब जो अभी नॉर्मल पोर्शन निकलेगा इसके बाद में जो अगली क्लासें होंगी उसमें विशेष समायोजनों का प्रयोग होगा, वहां पर हम उनको बताएंगे। ठीक है, आगे अब देखते हैं आपका एक क्वेश्चन फर्स्ट 10th नंबर का, क्योंकि 9 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं जो प्राप्ति भुगतान खाते से संबंधित थे। अब ये है आपका आय व्यय खाते से संबंधित क्वेश्चन। तो क्या है देखेंगे। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक समिति के निम्नलिखित विवरण है। क्या क्या है आपके पास विवरण में? किराया दिया है, भाषण से आय है, प्राप्त चंदा है, फुटकर व्यय है, विनियोग पर ब्याज है, विज्ञापन पर व्यय है, छपाई व्यय है। समिति के पास कंपनी के, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, समिति के पास कंपनी के 10,000 वाले 10
4% ऋण पत्र हैं। 31 मार्च को 800 रुपए किराए तथा 950 रुपए छपाई पर अदत्त हैं। आय व्यय खाता बनाइए। हमें क्या बनाना है? आय व्यय खाता। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? प्रारूप। आय व्यय खाते का प्रारूप देख लेंगे, हेडिंग में लिख देंगे यहां पर आय व्यय खाता, डेट डाल देंगे कब बना रहे हैं इसको। ठीक, डेट देखेंगे अपन कि कब तैयार कर रहे हैं। तो यहां लिख देंगे 31 मार्च 2018। संस्था का नाम भी लिख देंगे, यदि कोई संस्था है उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर आय व्यय खाता हमारा 31 मार्च 2018 को। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा? व्यय। डेबिट वाला जो होता है वो किस चीज का होता है? व्यय के लिए, है ना। राइट हैंड साइड जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, वो व्यय के लिए है। राइट हैंड साइड जो क्रेडिट वाला पक्ष है, ठीक, वो क्या होता है? आय के लिए, क्रेडिट। आपको लिखना नहीं है डेबिट और क्रेडिट, सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि लेफ्ट हैंड वाला डेबिट है, राइट हैंड वाला क्या होता है? क्रेडिट। तो जितने भी संस्था के क्या होते हैं? व्यय होते हैं, वो सब कहाँ लिखे जाएंगे? डेबिट पक्ष में, व्यय की ओर। और जितनी भी आय होती है चालू वर्ष की, वो सब कहाँ लिखी जाएंगी? क्रेडिट पक्ष में, मतलब आय की ओर लिखी जाएंगी। हमें समायोजन पे भी ध्यान देना है। तो जैसे आपका पहला पॉइंट है किराया दिया 2100, तो किराया जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया 2100। ठीक, लेकिन हमने बताया था कि इसमें समायोजन का प्रयोग करते हैं। और देखो ये समायोजन में लिखा है 31 मार्च को 800 रुपए किराए के, है ना, और 950 रुपए किस चीज की? छपाई की क्या है? अदत्त। तो अदत्त के लिए हमने आपको क्या बताया थे? संबंधित मद में जोड़े जाते हैं। अब किससे संबंधित है ये? 800 रुपए किराए से संबंधित है, तो हम किराए में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख करेंगे प्लस अदत्त कितना? 800 रुपए। अब इनका टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे 2900 रुपए आपके हो गए। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने 2900 रुपए। अगला पॉइंट देखेंगे भाषण से आय, है ना, आय हो रही है भाषण से, तो भाषण से आय है तो आय क्यों लिख देंगे अपन? भाषण से आय कितना? 23,200। अगला क्या है? चंदा प्राप्त, इसको भी हम आय क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्राप्त हो रहा है, आय है, ये है आपका चंदा प्राप्त, तो आय क्यों लिख दिया अपन ने 11,000 रुपए। और पहले हमने आपको प्राप्त भुगतान खाते में गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की मदें और व्यय की मदें बताई थी। कौन सी चीज आय की होती, कौन सी व्यय की होती है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अगला पॉइंट फुटकर व्यय। फुटकर व्यय क्या है? इनका व्यय है, तो हम डेबिट में लिखेंगे व्यय की ओर। फुटकर व्यय कितना? 800। ठीक, विनियोग पर ब्याज, ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में विनियोग पर ब्याज जो पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैसी इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर देखो हम वर्किंग नोट करते हैं, आप देखेंगे ध्यान से। ये नंबर 1 क्या लिखा है लास्ट में? समिति के पास, ये पॉइंट, समिति के पास कंपनी के 10,000 वाली 4% ऋण पत्र हैं। इसका मतलब है कि समिति के पास 10,000 वाले कितने? 10, तो कितना हुआ? गुणा कर दो 1 लाख। कितने परसेंट? 4%, तो 4/100। 1 लाख का हम 4% निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 2 0 यहां से, 2 0 यहां से, कितना आएगा? 4,000। समिति को 4,000 रुपए ब्याज मिलना था, है ना, ये विनियोग कहलाते हैं। समिति के पास जो 10,000 वाली 10 ऋण पत्र हैं वो क्या है? विनियोग है, क्योंकि ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है। तो 10,000 का हमने जब यहाँ पर 10 ऋण पत्रों का गुणा किया, एक 10,000 का है, 10 ऋण पत्र हैं, टोटल कीमत कितनी हो गई? 1 लाख। 1 लाख के विनियोग है जिस पर हमें 4% क्या मिलना था? ब्याज। ये 4% ब्याज मिलना था, तो 4/100, 2 0 कैंसिल, 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा ब्याज? 4,000। तो 4,000 हमें 2018 में ब्याज मिलना था। लेकिन यहां पर देखो ब्याज दिया कितना? विनियोग पर ब्याज कितना दिया है? 3,800 रुपए। 3,800 रुपए प्राप्त हुई। तो यहां पर हम माइनस करेंगे प्राप्त। ब्याज मिलना था 4,000, प्राप्त कितना हुआ है? 3,800। बचा कितना? 200, क्योंकि इसकी डेट निकल चुकी है ना। हमें पैसा मिलना 1 तारीख, मान लो 31 मार्च को मिलना था या 1 तारीख को मिलना था,
मिला कितना 3800, मिलना था 4000, बचा कितना 200 रुपये मिलना बाकी है ना, तो इसको हम बोलते हैं उपार्जित। आय में उपार्जित होता है और व्यय में आदत होता है, मिलना बाकी। तो अभी मिलना कितना बाकी है 200 रुपए, तो ये कहलाना उपार्जित आय। उपार्जित आय का प्रयोग क्या होता है, संबंधित मद में जोड़े जाते हैं और चिट्ठी की संपत्ति पक्ष में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख देंगे, विनियोग पर ब्याज, आय की ओर लिखेंगे क्रेडिट में, ये लिखा विनियोग पर ब्याज 3800 रुपए लिख दिए, प्लस कर दिए उपार्जित 200 रुपए, टोटल कितने हो गए 4000। चालू वर्ष की आय कितनी हुई आपकी 4000, क्योंकि आय व्यय खाते में चालू वर्ष की आय लिखी जाती है। ठीक है, हमने समझाया था अभी पिछली विशेषताओं में। अब आगे देखेंगे विज्ञापन। विज्ञापन कितना 2100, आपका खर्च है तो व्यय की ओर लिख देंगे अपन, विज्ञापन कितना 2100 रुपए। फिर विज्ञापन के बाद देखेंगे क्या है, छपाई व्यय, ये भी व्यय है तो व्यय की ओर लिखेंगे हम छपाई व्यय के कितने हैं आपके 1250, लेकिन यहां पर भी समायोजन नहीं लिखे हमने 1250 रुपए छपाई व्यय। समायोजन में देखो ये लिखा है लास्ट में सबसे नीचे 950 रुपए छपाई व्यय के क्या है आदत, और आदत व्यय का प्रयोग हमने क्या बताया थी, संबंधित मद में जोड़े जाते, तो यहाँ पर प्लस करेंगे आदत 950, टोटल करके लिख देंगे कितना 2200। अब हम सबसे पहले देखो आपका कहाँ का पक्ष ज्यादा दिख रहा है ना, मदे कहाँ की ज्यादा है, क्रेडिट की। पैसे ज्यादा कहाँ की, क्रेडिट की। 23,200, 11,000 और 4,000, इन तीनों का हमने टोटल किया तो कितना क्या 38,200। तो यहां पर हम लिख देंगे कितना 38,200 रुपए हमने लिखे। ठीक है, अड़तीस हजार 200 इसमें से हम माइनस करेंगे कितनी व्यय की मद है, तो व्यय की मदें कौन कौन सी, किराए से लेके छपाई तक है, इनका टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4 2 6 6 2 8,200, 8,200 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना आपके पास 30,000। तो यहां पर ज्यादा क्या हमारी आय ज्यादा है, तो हम व्यय की ओर जहां कम पड़ता है उस साइड लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, आय का व्यय पर अधिक 30,000 ये लिख देंगे, आय का व्यय पर अधिक कितना 30,000 रुपए। अब दोनों साइड का टोटल हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे 38,200 रुपए। चलो ये आपका पहला क्वेश्चन था आय व्यय खाते का। यदि आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। आज आपके लिए होमवर्क नहीं दिया जाएगा, इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा बिगिनिंग स्टार्टिंग है ना, आय व्यय खाते के अभी आपको 2-4 क्वेश्चन और करना होंगे, उसके बाद ही आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11वां। ये देखो पहले क्वेश्चन 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए साहित्य समिति के निम्नलिखित विवरण है। क्या क्या है, प्राप्त चंदा, विनियोग पर ब्याज, भाषण से आय, किराया दिया, फुटकर व्यय, विज्ञापन, छपाई। समिति के पास नेशनल लाइब्रेरी के 1500 वाले 10.4% ऋण पत्र है, वही विनियोग वाली बात आ गई। तो ये ऋण पत्र जो हैं वो समिति के विनियोग कहलाते हैं जो इनके पास हैं। ठीक है, 31 मार्च को 120 रुपया किराया तथा 144 रुपये छपाई के क्या है आदत। फिर से दो समायोजन है, किराए में और छपाई में। अब पहले हम प्रारूप बना लेते हैं आय व्यय खाते का। प्रारूप हो गया, पहला पॉइंट देखेंगे ये वाला, चंदा, प्राप्त चंदा, आय है तो हम आय की ओर लिख देंगे चंदा कितना 1650 प्राप्त हुआ है। फिर देखो क्या लिखा है, विनियोग पर ब्याज 570, ये भी आय की ओर लिखा जाएगा है ना, लेकिन अब हम इसका कैलकुलेशन कर लें पहले। तो यहां पर देखो नंबर 1 हमारे पास यानी बोला नेशनल लाइब्रेरी के 1500 वाले है ना, एक की कीमत कितनी है 1500, कितने हैं 10, 1500 वाले 10 गुण दिए 10 गुणा कर दो है ना, इसमें अपन कितने का गुणा कर देंगे 10 का। इसको मिटा दें, हम रफ कर दें, दस
तो 1500 वाली 10 है, इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15,000। तो 15,000 के विनियोग है, ऋण पत्र मतलब क्या है विनियोग, जिस पर कितने परसेंट 4%। ऋण पत्रों पर क्या मिलता है ब्याज, तो 4%, 4/100, 0 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 15 चौको 60, मतलब 600 रुपये ब्याज मिलना था। लेकिन ब्याज दिया कितना है, देखो यहाँ पर विनियोग पर ब्याज जो है प्राप्त कितना हुआ 570, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 600 में से 570, तो बचा कितना 30। ठीक है, 30 रुपये जो बचा हुआ है, मतलब ब्याज मिलना था 600, मिला कितना है 570, तो कितना मिलना बाकी है 30 रुपये। इसको हम बोलेंगे उपार्जित ब्याज। उपार्जित वही अभी संबंधित मद में जोड़े जाते हैं, चिट्ठी की संपत्ति पक्ष में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आय की ओर लिखेंगे विनियोग पर ब्याज और प्लस कर देंगे उपार्जित 30 रुपये। तो यहाँ पर देखो ये लिखा विनियोग पर ब्याज 570 प्लस करेंगे उपार्जित कितने 30 रुपये, टोटल ब्याज कितना हो गया चालू वर्ष का 600 रुपये। अगला पॉइंट देखो, भाषण से आय, आय है तो हम आय की ओर लिख देंगे, भाषण से आय कितना 3,480। किराया दिया खर्च है तो भुगतान की ओर लिखा जाएगा, ये व्यय की ओर, सॉरी व्यय की ओर लिखेंगे, कितना है 315, ये है 315। लेकिन यहाँ पर समायोजन भी है किराए में, कितना 120 रुपये जी, किराए के क्या है 120 रुपये अदत्त हैं, और अदत्त व्यय की प्रयोग क्या होते हैं संबंधित मद में जोड़े जाते हैं, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में लिखे जाते हैं। तो पहले हम व्यय की ओर लिखेंगे किराया, उसमें प्लस कर देंगे 120। देखो ये लिखा किराया लिखा हमने 315, इसमें प्लस कर दिया अदत्त 120, टोटल कितना होगा 435। ठीक, क्लियर। आगे देखेंगे किराए के बाद क्या दिया फुटकर व्यय, खर्च है व्यय की ओर लिख देंगे 115, कोई समायोजन नहीं है इसमें। विज्ञापन 310, इसमें भी कोई समायोजन नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे विज्ञापन 310। अब छपाई व्यय, छपाई व्यय 192, ये भी व्यय की ओर लिखी जाएगी, तो ये लिख दी हमने छपाई व्यय 192। लेकिन यहाँ पर देखो समायोजन दिए, छपाई में 144 रुपए क्या है अदत्त है, अदत्त व्यय है 144, तो संबंधित मद में जोड़े जाते हैं, तो ये हमने प्लस कर दिया है यहाँ पर 144, टोटल कितना हो गया 336। ठीक, अब फिर से और कोई मद नहीं बची है, तो पहले देखो कहाँ का टोटल ज्यादा दिख रहा है हमें, क्रेडिट साइड का आय की ओर। तो पहले हम क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, ये लगा दी हमने क्रेडिट का, कितना आ गया 5,730। इस 5,730 में से हम ये डेबिट वाली माइनस कर देंगे। डेबिट का टोटल कहाँ से कहाँ तक का, ये देखो 435 से 336 तक, तो इनका टोटल कर दो, 5 और 6 कितना आएगा 11, फिर कितना बचा 1 4 9 10 13, यहाँ पर कितना आएगा 3, ठीक है 3, फिर 5 और 1 6, 3 9 और 3 12, यहाँ से हम कितना माइनस करेंगे 12, मतलब व्यय कितने हैं 1231, माइनस कर दें यहाँ पर 9 बचा, फिर 9, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो आपकी आय अधिक है किससे, व्यय से, तो हम कहाँ लिखेंगे व्यय की ओर आय का अधिक, आय का अधिक के कितना 4,499, ये लिख देंगे। हम अकेली अधिक के भी लिख सकते हैं सिर्फ, लेकिन इतना पूरा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आय का व्यय पर अधिक के 4,499, और टोटल दोनों का बराबर कर देंगे दोनों साइड का, जैसे हम प्राप्ति भुगतान में करते थे, कितना 5,730। ठीक, आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोनों। यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल करेंगे या व्हाट्सएप में बार बार कहते हैं। धन्यवाद।